नीट की ज्योग्राफी में पहला टॉपिक कर चुके थे पृथ्वी की सतह पर परिवर्तनकारी शक्तियां, और दूसरा टॉपिक हमने शुरू किया था चट्टान। चट्टान में हम पढ़ चुके हैं आग्नेय चट्टान, अवसादी और कायान की 3 प्रकार की चट्टानें थी, जिसमें आग्नेय को डिटेल से पढ़ रहे थे। तो आग्नेय में हमने 2 प्रकार का वर्गीकरण देखा था, एक तो उत्पत्ति के आधार पर और दूसरा रासायनिक वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पे हमने वर्गीकरण देख लिया था। उत्पत्ति के आधार पे 2 भागों में बांट रखा था, अंतर्जात चट्टानें और बहिर्जात चट्टानें। अंतर्जात को पुनः 2 भागों में बांट रखा था, एक तो प्लूटोनिक आग्नेय चट्टान और हाइपोबेसल। उसके बाद में एक थी बहिर्जात। तो वहां पे जो हमें याद रखने वाली बातें थी वो थी इनके अलग अलग एग्जाम्पल, अंतर्जात कौन सी है, मध्यवर्ती कौन सी है, बहिर्जात कौन सी है। अब उसके आगे हम रासायनिक वर्गीकरण देखेंगे, आग्नेय चट्टानों का रासायनिक वर्गीकरण। तो देखो, रासायनिक वर्गीकरण में हम पढ़ चुके थे कि रासायनिक आधार पर चट्टानों को 4 भागों में बांटा है, अम्लीय, क्षारीय, मध्यवर्ती और अल्ट्राबेसिक। तो अब इसके वर्गीकरण का आधार क्या है? वर्गीकरण का आधार है सिलिका की मात्रा। जो पूरा वर्गीकरण है वो सिलिका की मात्रा के आधार पे कर रखा है। तो हम इसमें 3-4 बातें पढ़ेंगे और यहाँ से क्वेश्चन आता है। उसमें से जो पिछला वर्गीकरण देख चुके उत्पत्ति के आधार पे क्वेश्चन वहां से भी आएगा और इनमें से भी इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ठीक है। तो इसमें से जो ये पॉइंट हमने लिखे हैं इनको सारों को पढ़ना है। तो देखो, सबसे पहला जो वर्गीकरण देखेंगे वो देखेंगे सिलिका की मात्रा। सिलिका की मात्रा अम्लीय चट्टानों में अधिक होगी, कितनी? 65 से 85%। सिलिका क्या है? ये मान के चलो मिट्टी के जैसा, चीनी मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के जैसी जो पदार्थ है उसकी मात्रा। तो अम्लीय चट्टानों में 65 से 85%, यानी कि जिन चट्टानों में सिलिका की मात्रा अधिक है वो कैसी चट्टानें होंगी? अम्लीय चट्टानें होंगी। क्षारीय चट्टानों में सिलिका की मात्रा कम होती है और फेरोमैग्नीशियम या मैफिक। देखो, चट्टानों को 2 भाग वर्गीकरण के आधार पे, एक तो सिलिका की मात्रा, एक मैग्नीशियम और फेरस। इसी के इन दोनों को मिला के नाम दे दिया मैफिक, मैग्नीशियम और फेरिक रॉक्स। तो इनको बोलेंगे मैफिक। और फेरस और मैग्नीशियम, फेरस की मात्रा ज्यादा है तो फेरोमैग्नीशियम। तो जिन चट्टानों में फेरोमैग्नीशियम या मैफिक पदार्थ अधिक होगा वो चट्टानें होंगी क्षारीय चट्टान, और जिन चट्टानों में सिलिका की मात्रा अधिक होगी वो होंगी अम्लीय चट्टान। तो यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि ग्रेनाइट चट्टान में सिलिका की मात्रा अधिक है या फेरोमैग्नीशियम की मात्रा अधिक है? तो ग्रेनाइट चट्टानें कौन सी हैं? अम्लीय चट्टानें हैं। और अगर अम्लीय चट्टानें हैं तो किसकी मात्रा ज्यादा होगी? सिलिका की। तो देखो, वर्गीकरण देखेंगे सिलिका की मात्रा। अगर चट्टान अम्लीय है तो मात्रा ज्यादा है, क्षारीय है तो मात्रा कम है, और ये वर्गीकरण इसी के आधार पे है। तो इन दोनों की मात्रा हमें याद रखनी है। क्षारीय में सिलिका की मात्रा 45 से 60%, मध्यवर्ती, तो मध्यवर्ती में इन दोनों के बीच की मात्रा है। अल्ट्राबेसिक, अल्ट्राबेसिक का मतलब है अति क्षारीय। अल्ट्राबेसिक को हिंदी में बोलेंगे अति क्षारीय। इसका मतलब है इसमें सिलिका की मात्रा कम है और फेरस और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक है। क्योंकि फेरस और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक है तभी ये चट्टानें कौन सी बनी है? अल्ट्राबेसिक बनी है। तो देखो, मात्रा तो इन दोनों की याद रख लेना, 65 से 85, 45 से 60, मध्यवर्ती इनके बीच की है, अल्ट्राबेसिक अति क्षारीय है, इसलिए इसमें सिलिका की मात्रा सबसे कम मिलेगी। चलो, अब दूसरा देखेंगे सिलिका व फेल्सपार की मात्रा। तो सिलिका और फेल्सपार की मात्रा भी जो यह सिलिका की मात्रा थी सेम वही होगी। अम्लीय में अधिक होगी, क्षारीय में कम होगी, मध्यवर्ती में इनके बीच की होगी और अल्ट्राबेसिक में बहुत कम। इसका परसेंटेज
एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो यही पूछेंगे सिलिका या फेल्सपार की मात्रा अधिकतम कौन सी चट्टानों में है, न्यूनतम कौन सी में है, या फिर एग्जाम्पल में देंगे बेसाल्ट चट्टान है उसमें सिलिका फेल्सपार की मात्रा अधिक है या कम है, या दूसरा क्वेश्चन ये बन जाएगा बेसाल्ट चट्टानें प्रधान एग्जाम्पल है। और फिर ऑप्शन क्या क्या मिलेंगे, सिलिका, फेरोमैग्नीशियम, तो उसमें हमें आंसर क्या करना है, अगर बेसाल्ट है तो फेरोमैग्नीशियम अधिक है। उदाहरण दो पूछते हैं। हाँ, इसके एग्जाम्पल आएंगे। चलो ये हमने देख लिया, सिलिका और फेल्सपार की मात्रा बिल्कुल इसी के आधार पे देखनी है। सिलिका अधिक है तो वही फेल्सपार अधिक है। क्षारीय में सिलिका कम मिलेगी, फेरोमैग्नीशियम अधिक मिलेगा। अब देखो देखेंगे फेरोमैग्नीशियम या मैफिक, इनको हम बोल सकते हैं धात्विक चट्टानें, क्योंकि फेरस और मैग्नीशियम दोनों धातु हैं। तो देखो फेरोमैग्नीशियम में अम्लीय चट्टानें हैं तो इसमें फेरस और मैग्नीशियम की मात्रा कम है, सिलिका की मात्रा अधिक है। अगर चट्टान क्षारीय है, अगर बेसिक क्षारीय को बोलेंगे बेसिक, तो अगर बेसिक चट्टान है तो इसमें फेरोमैग्नीशियम की मात्रा अधिक है और सिलिका की मात्रा कम है। मध्यवर्ती में वही मध्य की मिलेगी। और अगर जो ये अल्ट्रा बेसिक या अति क्षारीय चट्टानें हैं तो इनमें फेल्सपार की मात्रा कम थी और फेरोमैग्नीशियम की मात्रा अधिक है। तो इनपे एक क्वेश्चन ये आ सकता है, मैफिक चट्टानों का एग्जाम्पल है, मैफिक चट्टानों का उदाहरण है, या निम्न में से कौन सी चट्टान मैफिक चट्टान है। आपको ऑप्शन दे देंगे ग्रेनाइट, डोलेमाइट, संगमरमर और नीस। तो इसमें से आंसर कौन सा हो जाएगा, मैफिक चट्टान कौन सी है, मैफिक चट्टान, एक ऑप्शन हमें चेंज करना पड़ेगा, बेसाल्ट। तो मैफिक चट्टान कौन सी है, बेसाल्ट चट्टान मैफिक है। ग्रेनाइट कौन सी चट्टान है, ग्रेनाइट अम्लीय चट्टान है, तो अम्लीय है तो वो मैफिक नहीं होगी। डोलेमाइट ये एग्जाम्पल है अवसादी चट्टानों का, और संगमरमर चट्टान है, ये एग्जाम्पल है कायांथ्रिट का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बेसाल्ट। तो ये हम तभी सही कर पाएंगे तब हमारा पढ़ा हुआ है और हमें मैफिक शब्द का मतलब पता है। चलो अब देखेंगे घनत्व। तो हमें घनत्व में क्या क्या याद रखना है, जिन चट्टानों में सिलिका की मात्रा अधिक है उनकी तुलना में फेरोमैग्नीशियम प्रधान चट्टानों का घनत्व अधिक होगा। तो देखो इसका घनत्व है 2.7 से 2.8। अब इसमें क्या है, फेरोमैग्नीशियम की मात्रा अधिक है इसलिए इसका घनत्व अधिक मिलेगा। इनमें मात्रा मध्यवर्ती है तो इसका घनत्व भी इन दोनों के बीच का है। इसमें फेरोमैग्नीशियम की मात्रा सबसे अधिक है अल्ट्रा बेसिक में, इसलिए इसका घनत्व भी सबसे अधिक है। तो सर्वाधिक घनत्व वाली चट्टानें कौन सी हैं, अल्ट्रा बेसिक या अति क्षारीय चट्टान है वो सर्वाधिक घनत्व वाली चट्टानें हैं। रंग देखो, जो अम्लीय चट्टानें हैं उनका रंग हल्का होगा और जो मैफिक चट्टानें हैं उनका रंग गहरा होगा। तो जो अम्लीय चट्टान है उनका रंग पीला हल्का रंग है, जो क्षारीय है उसका रंग गहरा भूरा। मध्यवर्ती चट्टान का रंग, इसका मध्यवर्ती चट्टानों का रंग पीले और भूरे के बीच का होगा, थोड़ा डार्क। और जो अति क्षारीय चट्टानें हैं उनका रंग लगभग काला ही हो जाता है क्योंकि उसमें लोहे की मात्रा अधिक है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट चीज इसके एग्जाम्पल, अम्लीय चट्टान ग्रेनाइट, क्षारीय चट्टान बेसाल्ट। ये दो एग्जाम्पल तो नींद में भी याद रखने हैं, ग्रेनाइट और बेसाल्ट। और क्षारीय चट्टानें कौन सी हैं, गैब्रो, डोलेराइट, मध्यवर्ती एंडेसाइट, डायोराइट और अति क्षारीय पेरिडोटाइट। एक ये याद रखना है, पेरिडोटाइट सर्वाधिक क्षारीय चट्टान है, एंडेसाइट डायोराइट मध्यवर्ती
वर्गीकरण आग्नेय चट्टानों का रासायनिक वर्गीकरण किसकी मात्रा के आधार पे किया है? सिलिका की मात्रा के आधार पे। तो जिन चट्टानों में सिलिका की मात्रा अधिक है वो चट्टानें होंगी अम्लीय, जिनमें सिलिका की मात्रा कम है वो चट्टानें होंगी क्षारीय। तो अम्लीय चट्टानों में 65 से 85, क्षारीय में 45 से 60, मध्यवर्ती मीन के बीच का, और क्षारीय में सिलिका की मात्रा 45% से भी कम होगी। सिलिका फेल्सपार की मात्रा सेम ये का ये, इस चीज को हमें याद रखना है। अब देखिए फेरो मैग्नीशियम या मैफिक चट्टान, तो जो अम्लीय चट्टान है सिलिका की मात्रा अधिक, उसमें फेरो मैग्नीशियम कम और क्षारीय में अधिक, क्षारीय में मैफिक गुण अधिक होता है। घनत्व, अम्लीय चट्टानों का घनत्व कम है, जैसे जैसे इसमें मैफिक गुण बढ़ता जाएगा वैसे वैसे घनत्व भी लगातार बढ़ता जाएगा। रंग, जो अम्लीय चट्टानें हैं उनका रंग हल्का होगा, पीला है, फिर जो मध्यवर्ती है उनका पीला और गहरे भूरे का बीच का है। जैसे ही मैफिक गुण बढ़ा वैसे इसका रंग भूरा और अधिक फेरो और मैग्नीशियम की, फेरस और मैग्नीशियम की मात्रा बढ़ी तो रंग काला हो गया। एग्जाम्पल, अम्लीय चट्टान ग्रेनाइट, क्षारीय चट्टान बेसाल्ट। सीधा सीधा पूछेंगे निम्न में से बेसिक चट्टान कौन सी है? तो बेसिक चट्टान कौन सी है? बेसाल्ट, गैब्रोडोलेराइट। मध्यवर्ती एंडेसाइट और डायोराइट। अति क्षारीय कौन सी है? पेरिडोटाइट। पेरिडोटाइट, बेसाल्ट और ग्रेनाइट को नींद में भी याद रखनी है। आग्नेय चट्टानों की विशेषता वर्गीकरण के बाद में अब हम हमारा नया टॉपिक अवसादी चट्टानें, उसी का दूसरा पार्ट, चट्टानों के 3 प्रकार पढ़े थे, तो दूसरा प्रकार अवसादी चट्टानें शुरू करेंगे। तो देखो अवसादी चट्टानों का दूसरा नाम परतदार चट्टान या विकृत चट्टान। प्राथमिक चट्टान कौन सी थी? आग्नेय चट्टान थी। और आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान क्यों कहा था? क्योंकि उनका निर्माण सबसे पहले हुआ था। और अवसादी चट्टानों को क्या बोलेंगे? द्वितीयक चट्टानें। द्वितीयक क्यों? आग्नेय के बाद में उनके अपरदन से अवसादी चट्टानों का निर्माण हुआ। तो देखो इनका निर्माण कैसे हुआ? अवसादों के समूहन से। और अवसादों के समूहन में क्या है? आग्नेय जो सबसे पहले निर्माण हुआ था उसमें सिर्फ आग्नेय चट्टानों का योगदान था। अब वर्तमान में इनमें आग्नेय और कायांत्रिक दोनों का योगदान। जब जो अवसाद हैं आग्नेय चट्टानों के कटाव से एक जगह इकट्ठे हुए और लंबे समय तक उनमें तापमान और दबाव के कारण वो इकट्ठे होकर कठोर रूप लेते गए, तो उसको क्या बोलेंगे? अवसादी चट्टान। यानी कि अवसादों के समूहन से निर्माण हुआ। संयोजक तत्व क्या है? सिलिका। सिलिका प्रधान चट्टानों में से आएगी, लौह यौगिक मैफिक चट्टानों में से, और कैल्साइट। ये दोनों नॉर्मल बात थी, परिचय के लिए थी, याद रखो एक बार फिर से याद रख लेना। संयोजक तत्व देख लेना, सिलिका, कैल्साइट, लौह यौगिक। लेकिन इसमें याद रखने वाली बात क्या है? अवसाद और वनस्पति और जैविक जीव जंतुओं के योग से इनका निर्माण होगा। यानी कि इसमें प्राकृतिक तत्व साथ में जैविक तत्व, भौतिक जैविक दोनों के योगदान से इसका निर्माण होगा। तो इसके लिए क्या बोल सकते हैं? इसमें जीवाश्म मिलेगी। जीवाश्म मिलेगी क्यों? क्योंकि इसका निर्माण अवसाद और वनस्पति जीव जंतु दोनों के योगदान से हुआ है। तो देखो ये एक परत थी, इस पर वनस्पति थी, इसमें बहुत सारे जानवर भी हैं। अब धीरे धीरे क्या हुआ? फिर एक परत आ रही है,
मायने में। तो इस साइड से हमें क्या क्या याद रखना है, इसमें जीवाश्म मिलेगा और कोयला और पेट्रोलियम। और सारी चट्टानों में अब ये सारी लाइन इंपॉर्टेंट है। ये चट्टानें परतदार होंगी, बिल्कुल परतदार होंगी, क्योंकि एक परत थी, उसी के ऊपर अवसाद की दूसरी परत आ गई, फिर तीसरी परत। और ये भी हो सकता है कि ये अलग पदार्थ है, ये अलग है, ये अलग है, क्योंकि जो इसका स्रोत है वो अवसाद है। अवसाद कौन सी चट्टानों से आ रहा है, ये चीज उस पर डिपेंड करेगी। पहली परत इस प्रकार की अवसाद की है, पास में कोई पठार था, दूसरी परत हो सकती है इसके अवसाद से हो, या फिर ये भी हो सकता है कि इस परत में आधा पदार्थ इस चट्टान का हो और आधा इसका हो। तो इसका जो संगठन है वो इसके अवसादों का स्रोत पे निर्भर करेगा। इसमें परत मिलेगी, एक परत बन गई, वो जम गई, उसी के बाद में दूसरी परत बनेगी, इसलिए परतदार चट्टानें रंध्रदार होंगी। आगे में हमने पढ़ा था ये चट्टानें रंध्रदार नहीं होती, ये रंध्रदार होंगी। अवसाद की कुछ मात्रा आई, फिर कुछ आई, तो इनके बीच में बारीक बारीक छिद्र मिलेंगे, तो उनको क्या बोलेंगे, रंध्र। याद रखने के लिए देखेंगे, आग्नेय का एग्जाम्पल जब भी बात आए कि हमें आग्नेय चट्टान याद रखनी है, अवसादी और कायांतित। इनकी विशेषताओं की बात हो तो आग्नेय में याद रखना पत्थर, जो मकान बनाने में पत्थर काम में लेते हैं, नींव बनाने में, वो लगभग कौन सी पत्थर है, आग्नेय चट्टानों के। अवसादी में पूछे तो कोयला और मुल्तानी मिट्टी। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, हमें याद करने, ये किसकी बता रही हूँ, विशेषताएं याद आ जाएंगी इनसे। कायांतित चट्टान में याद रखना संगमरमर, मार्बल। तो देखो पत्थर की विशेषताएं, पत्थर में पानी डालेंगे वो फिसल के नीचे गिर जाएगा, इसका मतलब है उसमें रंध्र नहीं है, अगर रंध्र होता तो वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा। अवसादी चट्टानें, अवसादी चट्टान है कोयला या मुल्तानी मिट्टी। आप इसमें 2-4 बूंद पानी दे तो पूरा का पूरा पानी अंदर रंध्रों में चला जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, ये चट्टानें रंध्रदार है। कायांतित संगमरमर, उसमें पानी डालो, उसमें तो इससे भी हो सकता है, पत्थर में भी थोड़ा बहुत चला जाए, पर संगमरमर में तो बिल्कुल नहीं जाएगा, इसका मतलब इसमें तो रंध्र का काम ही नहीं है। तो ये 3 एग्जाम्पल याद रख लेना, इससे विशेषताएं याद आ जाएंगी आपको। रवे हमने विशेषताएं देखी थी आग्नेय चट्टान की। रवे थे क्या, मिश्री, जो मोटी वाली मिश्री आती है उसमें अलग अलग टुकड़े थे ऐसे, ये क्या है, क्रिस्टल। तो उस क्रिस्टल का अभाव मिलेगा अवसादी चट्टानों में। अवसादी चट्टानों में परत मिलेंगी, क्रिस्टल नहीं मिलेंगे। तो अब आप लोग ये बता दो कि बड़े क्रिस्टल पातालिक चट्टानों में मिलेंगे या बाह्य चट्टानों में, और उसका एग्जाम्पल बताना। आप आंसर कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। बड़े रवे बेसाल्ट चट्टानों में मिलेंगे या ग्रेनाइट चट्टानों में। तो इसकी 3 विशेषताएं, परतदार, रंध्रदार और रवे थी। अब ये लाइन क्षैतिज रूप में न मिलकर अपनति या अभिनति रूप में मिलती, इसको समझेंगे। हाँ देखो, क्षैतिज रूप में न मिलकर अपनति और अभिनति रूप में, इसका मतलब ये है, हमने देखा अवसाद की एक परत जमी, उसके बाद में दूसरी परत, तो परतदार रूप में मिलना चाहिए था, लेकिन ये परतदार में न मिलकर अपनति अभिनति में मिलता है। तो देखो इसका मतलब ये है कि लगभग अवसाद जिस क्षेत्र में इकट्ठे होंगे, जहाँ पे थोड़ी गहराई होती है, बेसिक होता है, उसी में अवसादों को इकट्ठा होने के लिए जगह मिलेगी। एक परत
हिमालय महासागर में हम पढ़ते हैं, तो उसमें पढ़ते थे किस भूसंरचना थी। एक तरफ अंगारा लैंड था, गोंडवाना लैंड था, बीच में किस भूसंरचना थी। ये एग्जाम्पल है, प्रोसेस हर जगह एक ही होगी। तो देखो बेसिक में ये इकट्ठा हुआ था, जैसे ही इसमें वजन बढ़ेगा, दबाव बढ़ेगा, तो चट्टानें एक दूसरे की तरफ खिसकेंगी। अब ये एक दूसरे की तरफ गति होती है, तो ये चीज हम समझ चुके हैं। उसमें बताओ तनाव की क्रिया मिलेगी या वजन की, जब गति एक दूसरे की तरफ हो रही है। देखो भ्रंश में क्या पता था कि भ्रंश में दरार माथा बटन लग जाए, तो दरार में तो क्या होता है, जब दो विपरीत दिशाओं में गति होगी तब तो मिलेगा दरार, और जब गति समान दिशाओं में होगी तो इसमें उत्थान होगा। तो ये परत ऊपर उठेगी, ये नीचे जाएगी, ऐसे। तो इसी संरचना को क्या बोलते हैं, अपनति और अभिनति। मतलब ये जो परत थी, इसमें दोनों तरफ से दबाव लगेगा, तो ये परत ऊपर फिसल जाएगी ऐसे, और इधर से नीचे। दबाव के कारण क्या बन गई, अपनति। ऊपर उठा हुआ भाग अपनति है, जो घट वाला भाग है वो क्या है, अभिनति। तो आग्नेय चट्टानें क्षैतिज रूप में ना मिलकर कैसे मिलेगी, अपनति और अभिनति। कारण क्या है, ये भूसंरचना या बेसिक में अवसाद इकट्ठा होता है, जैसे ही दबाव मिलेगा, दबाव पड़ेगा दोनों दिशाओं से, तो इनमें वलन की क्रिया हो जाएगी। तो यहाँ से याद क्या रखना है, हिमालय पर्वत में लगभग कौन सी चट्टानें हैं, अधिकांशतः अवसादी चट्टानें हैं, और वो हम पढ़ते हुए टेक्टिस भूसंरचना के अवसादों से बना था। ये इतनी बात इसलिए बताई थी, ये हिमालय पर्वत का योगदान, हिमालय पर्वत में अधिकांश योगदान अवसादी चट्टानों का। इससे हमें ये भी याद रह जाएगा कि क्षैतिज रूप में ना मिलकर अपनति और अभिनति रूप में मिलेगी। अब संधि में जोड़ों की अधिकता होगी, बिल्कुल संधि और जोड़ों की अधिकता होगी, क्योंकि एक परत थी, इसका निर्माण हो गया, इसके परत कितने हजार सालों बाद भी दूसरी परत आई, तो ये परत अलग है। हो सकता है ये कठोर हो, ये मुलायम हो। अब अगला अवसाद इस रूप में भी जमा हो सकता है, ये जोड़ यहाँ मिलेगा, ये जोड़ यहाँ था, तो इसमें संधि और जोड़ों की अधिकता होगी, क्योंकि अवसाद आने का टाइम, उनके जमा होने का टाइम अलग अलग रहेगा। कोमल चट्टानें इसलिए अपरदन अधिक होगा। देखो अवसादी चट्टानों में क्या था, अवसादी चट्टानें कठोर होती हैं, कायल की चट्टान उससे भी कठोर होंगी। ये चट्टानें तुलनात्मक रूप से कोमल होंगी, क्योंकि अवसाद है, अवसाद इकट्ठा होगा, उसमें कठोर होगा, अवसाद कठोर होगा, तो ये उन दोनों चट्टानों के जितना आग्नेय और कायल के जितना कठोर नहीं हो पाता, इसलिए तुलनात्मक रूप से कोमल होगा। कोमल चट्टानों में अपक्षय की बजाय अपरदन क्रिया अधिक होगी। अपक्षय था अपनी जगह टूटेगी, आग्नेय में पढ़ा था भौतिक अपक्षय अधिक होता है, चट्टान अपनी जगह टूटती है, और इसमें क्या कोमल है, इसलिए कट के दूसरी जगह इनका परिवहन शुरू हो जाएगा, इसलिए इनमें अपरदन अधिक होगा। चलो विशेषताओं की एक चीज और याद रखनी है, और ये थोड़ी सी इम्पोर्टेंट बात भी है, वो ये है, इसको मान के चलो आप एक बार पृथ्वी, ये क्या है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह, जिसको हम मिट्टी बोलते हैं, इसको ज्योग्राफी की लैंग्वेज में बोला जाता है मूल प्रॉपर्टी या क्रस्ट। देखो सर सीख रहे हैं ज्योग्राफी, सर सोच रहे हैं हिस्ट्री के साथ में ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा। तो देखो ये क्या बनाई हमने, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जिसको हम मिट्टी बोलते हैं, वो वाली परत जो हम डेली जिसमें चलते हैं, ज्योग्राफी की लैंग्वेज
25% में आग्नेय और कायांतित दोनों में। तो देखो पृथ्वी की सतह पे जो मिट्टी दिख रही है वो मिट्टी क्या है? मिट्टी की परिभाषा क्या है? मिट्टी को क्या बोलते हैं? चट्टानों के अपरदन से मिट्टी बनती है, यही बोलेंगे। मिट्टी चट्टानों का अपरदन प्लस में जैविक योगदान। जैविक हो सकता है ह्यूमस हो या फिर जो पेड़ पौधे सड़ गल गए उनका योगदान, जिसको हम खाद के रूप में काम में लेते हैं। तो देखो मिट्टी क्या थी? चट्टान प्लस जैविक खनिजों का योगदान। वही चीज क्या है? अवसादी चट्टानें में। देखो छोटा सा एग्जांपल है जो नॉर्मल डेली लाइफ में देखते हैं। बालू माटी का डगरा समझो, तो अगर वो इकट्ठा हो गया एक पत्थर के जैसा, उस टाइम तो उसको क्या बोल देंगे? अवसादी चट्टान। मुल्तानी मिट्टी का एक छोटा सा टुकड़ा ले लो, उस टाइम तो वो क्या है? अवसादी चट्टान। और जैसे ही वो अवसाद के कणों में बिखर गया उसको क्या बोल दिया? मिट्टी। मिट्टी। तो देखो जो पृथ्वी की सतह है, ऊपरी परत है क्रस्ट, उसमें पृथ्वी सतह पर क्रस्ट या पृथ्वी सतह पर अवसादी चट्टानें कितनी है? 75%। शेष 25% में कौन सी है? आग्नेय और कायांतित। ये चीज क्लियर हो गई। अब अगली बात क्या याद रखनी है? अगर पूरी क्रस्ट में योगदान देखें उस टाइम की पृथ्वी की ऊपरी परत की बात, इसकी अब किसकी बात कर रहे हैं? पूरी। तो इसमें अवसादी चट्टानों का योगदान है 5%। शेष जो 95% बच गया इसमें कौन सी है? 95% में है आग्नेय प्लस में कायांतित। और आग्नेय में सर्वाधिक कौन सी है? आग्नेय। 90% को आग्नेय चट्टान। तो ये याद रखना, पृथ्वी की सतह पे सर्वाधिक अवसादी चट्टानें हैं, किंतु पृथ्वी के कुल निर्माण में अवसादी चट्टानों का योगदान मात्र 5% है। शेष 95 में आग्नेय और कायांतित है। सर्वाधिक योगदान आग्नेय का है 90%। तो देखो इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा? जो अभी हमने ये बात पढ़ी है इसमें निर्माण में 3/4 योगदान अवसादी चट्टानों का है। ये कथन एक, कथन दो। पृथ्वी के निर्माण में 3/4 योगदान अवसादी चट्टानों का है। योगदान अवसादी चट्टान। पृथ्वी के कुल निर्माण में अवसादी चट्टानों का योगदान, चट्टानों का योगदान 5% है। और ऑप्शन दे देंगे इंग्लिश से असत्य छाटिए। ये क्वेश्चन है और लिख दिया असत्य कथन पहचानिए।
पृथ्वी के निर्माण में 3/4 योगदान अवसादी चट्टानों का है। कुल में कितना योगदान था अवसादी का? केवल 5% था, और वो 5% ऊपर रह गया। भाई ये जो सतह का जो 75% था वो कुल में 5% में रह गया। तो कुल में तो अवसादी चट्टानों का योगदान केवल 5% था। तो पृथ्वी के निर्माण में अवसादी चट्टानों का योगदान 3/4 नहीं, केवल 5% है। इसलिए ये कथन क्या हो गया? असत्य हो गया। अब ये देखो, पृथ्वी के कुल निर्माण में अवसादी चट्टानों का योगदान 5% है, ये भी सही है। तो ऑप्शन क्या था? असत्य पहचानिए। ऑप्शन पहला दे देगा 1, 2, दूसरे में था 1, 3, तीसरे में था केवल 2, चौथा ऑप्शन दे देगा सभी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2। तो इसमें से थोड़ा सा डीप क्वेश्चन बनेंगे इस टॉपिक में से, हमें इनको पढ़ के चलना है। अगर आप ये क्लास अच्छे से पढ़ोगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलो आज का कंप्लीट हो गया। अब कल हम देखेंगे अवसादी चट्टानों का वर्गीकरण। उसके बाद में एक क्लास और बनेगी इनकी कायांत्रिक चट्टान की, फिर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। चैनल सब्सक्राइब करें।